अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। या अल्लाह, ये किस मुसीबत में मुब्तला कर दिया है तूने। शगुफ्ता बेगम ने सर पर हाथ मारकर कहा था। उनके मियाँ ने उन्हें पानी का गिलास थमाते हुए कहा, अपने आप को काबू में रखो शगुफ्ता बेगम। अगर तुम भी हिम्मत हार जाओगी तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा। शगुफ्ता बेगम ने शौहर के हाथ से गिलास लेकर एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया था। फिर उस गिलास में जग से थोड़ा सा पानी डालकर बेहोश बेटी के मुंह पर छींटे मारे। जरा देर बाद उसके बेहिसो हरकत जिस्म में जरा सी हरकत हुई। इसके साथ ही उसके पपोटों में जरा सी जुम्बिश हुई और फिर उसने आंखें खोल दी। अपने सामने माँ का चेहरा देखकर वो खौफजदा आवाज में बोली, अम्मी, वो मुर्दा है या गया? इस वक्त तो नहीं है, तो फिर आ जाएगा। अरे शाइस्ता बेटा, वो मुर्दा ही तो है। अब उसके वालिद शाहिद अली बोले थे, जिंदा आदमी कहीं मुर्दे से इस तरह डरता है। सर्दियां ठीक ठाक तरीके पर खत्म हो गई और मौसम अच्छा खासा गर्म हो गया था। तो शगुफ्ता बेगम ने भी सोचा कि अब लिहाफ, कंबल और दीगर गर्म कपड़ों को संदूक में बंद कर देना चाहिए। हर साल ऐसा ही होता था। गर्मी शुरू होने पर गर्म कपड़े बंद कर दिए जाते और सर्दी शुरू होने पर निकाल लिए जाते थे। इस बार बड़े संदूक को जो खोला गया तो माँ बेटी दोनों की बेसाख्ता चीखें ही निकल गई थी। उनकी चीखें सुनकर शाहिद अली दूसरे कमरे से भागते हुए आए। क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने घबरा कर पूछा। बेटी तो जवाब देने के काबिल नहीं रही थी क्योंकि वो अपने होशो हवास में ही नहीं थी। बीवी ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुले हुए संदूक की तरफ इशारा किया। शाहिद अली ने लपक कर संदूक के अंदर देखा तो उन्हें भी झटका सा लगा। एक मुर्दा जिस्म उसके अंदर मौजूद था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो उन्हें ही देख रहा हो। वो संदूक के पास से हटकर बोले, तो ये जात शरीफ एक बार फिर तशरीफ ले आए। शगुफ्ता बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया। उन पर भी अच्छी तरह खौफ असर अंदाज था। वो मुर्दा जो उस वक्त बड़े संदूक के अंदर मौजूद था उनके लिए अजनबी नहीं था। इससे पहले भी वो इसी तरह इस घर में नजर आ चुका था। धुला हुआ कालीन कई दिन से रखा हुआ था। शगुफ्ता बेगम ने एक दिन सोचा कि इसे कमरे में दोबारा बिछा देना चाहिए। माँ बेटी ने मिलकर कालीन के रोल को खोला तो उसके अंदर से एक मुर्दा जिस्म बरामद हुआ। उसे देखकर दोनों माँ बेटी हवास बाख्ता हो गई थी। या अल्लाह, ये कौन है, कहाँ से आया? जब उनके हवास कदरे बेहतर हुए तो शगुफ्ता बेगम ने कहा, आएगा कहाँ से? शाइस्ता ने अपनी दानिशमंदी का सबूत देने की कोशिश की। धोबी ने कालीन में लपेटकर भेजा है। लॉन्ड्री वाले को वापस भेजकर गिरफ्तार करा देते हैं जिसने हमें। नहीं, ऐसे नहीं, शगुफ्ता बेगम ने कता कलामी करते हुए कहा। पहले अपने अब्बू को फोन करके बुलवाओ। शाहिद अली ने घर आने में देर नहीं लगाई। क्या है भाई, तुम लोग जरा जरा सी बात पर दफ्तर से बुला लेती हो, ये नहीं सोचती कि? जरा सी बात नहीं है जी, उनकी बेगम ने कहा। इधर आइए और खुद फैसला कीजिए कि कितनी अहम बात पर आपको बुलवाया गया है। शाहिद अली की निगाह कालीन पर मौजूद मुर्दे पर पड़ी तो वो भी एकदम घबरा गए थे। ये कौन है? कहाँ से आया है ये? कौन है ये तो हमें नहीं मालूम। अलबत्ता हम ये बता सकते हैं कि ये लॉन्ड्री से धुलकर आने वाले कालीन से बरामद हुआ है। अब्बू जी, ये लॉन्ड्री वालों की शरारत है, आप पुलिस को बुलवाइए। इस सूरत हाल से आगाह कीजिए और उस लॉन्ड्री वाले को गिरफ्तार करवाइए। शाहिद अली ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो ख्यालों में गुम थे। इस हाल में देखकर उन्हें बेगम ने टोका, आप क्या सोचने लगे? अरे भाई, अब उन्होंने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा, यह मसला ऐसा नहीं कि बगैर सोचे समझे कदम उठाया जाए। वो जरा रुके, फिर कालीन पर पड़े मुर्दे की तरफ देखकर बोले, पुलिस बुलाने पर मसला सुलझने की बजाय उलझ भी सकता है। हम लोग मजीद परेशानियों में मुब्तला हो सकते हैं। और कहकर वो एक बार फिर खामोश हो गए। फिर मुर्दे पर नजर डाली, उसके बाद गोया हुए। ये बात भी सोचने और गौर व फिक्र करने की है कि लॉन्ड्री वाला आखिर ऐसी कोई हरकत क्यों करेगा। जरा सोचो तो, 3-4 दिन पहले लॉन्ड्री से कालीन लाया गया था। अगर ये मुर्दा लॉन्ड्री से भेजा जाता तो इतने दिनों में तो। हाँ, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। ये मुर्दा तो बिल्कुल तरोताज़ा है, जैसे अभी अभी दम घुटकर मर गया हो।
یہ بات پہلے نہیں سوچی تو اب سوچو، اور یہ بھی سوچو پولیس آئے گی تو۔ مگر ابو، اب ہم اس مردے کا کریں گے کیا؟ ہاں، یہ بات بھی قابل غور ہے، شاہد علی نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر بیگم کی طرف دیکھ کر بولے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مردے کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی کب رہا ہے کہ میں کوئی مشورہ دوں؟ شاہد علی بیوی کی بات سن کر خاموش رہے۔ ذرا دیر بعد شائستہ بول پڑی، میرے خیال میں تو ابو، اس مردے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے ہم غیر آباد علاقے میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اس آواز پر چونک کر تینوں نے مردے کی طرف دیکھا جو کہہ رہا تھا، میں خود ہی چلا جاتا ہوں یہاں سے، اور اس کے ساتھ ہی مردہ حیرت انگیز طور پر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ زیر لب ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، اور انہوں نے بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شائستہ بیٹا، ذرا چھری اور بغدے وغیرہ کا انتظام تو کرو، کہ اس سالم مردے کو تو ہم ٹھکانے نہیں لگا سکتے۔ شائستہ نے فوری طور پر اٹھنے اور مطلوبہ چیزیں لانے کی زحمت تو گوارا نہیں کی، البتہ ذرا دیر بعد شاہد علی نے آگے بڑھ کر صندوق کے اندر جھانکا تو اگلے لمحے اطمینان بھرا سانس لیتے نظر آئے۔ کیا وہ مردہ گیا؟ شگفتہ بیگم نے میاں کے چہرے کو پڑھتے ہوئے کہا، جائے گا کیسے نہیں؟ اب وہ زمانہ نہیں کہ لوگ اپنے دل کے 1000 ٹکڑے کروا لیتے تھے، اب تو مردے بھی اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تبدیل کروانا پسند نہیں کرتے۔ شاہد علی نے یہ شگفتہ جملہ شگفتہ بیگم کے موڈ کو خوشگوار بنانے کی نیت سے کہا تھا، مگر ان کی فکر اور پریشانی بدستور قائم رہی۔ انہوں نے انہیں پانی پلوایا، پانی پی کر انہیں قدر سکون ملا، جس کے بعد بے ہوش بیٹی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد اسے ہوش تو آ گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ اسے بھی اس بات کا ڈر تھا کہ وہ پراسرار مردہ کہیں دوبارہ نہ آ جائے۔ شاہد علی کی حکمت عملی سے مردہ صندوق سے غائب ہو گیا تھا، تو انہوں نے بیوی بیٹی سے کہا، وہ تو گیا، اب تم لوگ اپنا کام کرو، صندوق میں گرم کپڑے۔ ارے واہ، آپ بھی کمال کرتے ہیں، شگفتہ بیگم پٹ سے بول پڑی۔ صندوق اور اس کے اندر کے کپڑوں کو دھوئے اور پاک صاف کیے بغیر کپڑے کیسے رکھ دیں؟ ارے بھائی، وہ کوئی عام مردہ تو تھا نہیں کہ اس کی وجہ سے چیزیں ناپاک اور نجس ہو جائیں گی، وہ تو… ہاں، یہ بات بھی قابل غور و فکر ہے، شگفتہ بیگم ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اب شائستہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس بات پر واقعی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، آخر وہ کیسا مردہ ہے کہ بولتا بھی ہے اور اپنی بوٹیاں بنانے کے ڈر سے غائب بھی ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے جو بات سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی ہے، شاہد علی نے مدبرانہ انداز میں کہا، وہ یہ ہے کہ اس عجیب و غریب مردے کے بارے میں کوئی بات بھی گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اس طرح یہاں ہم اور ہمارا گھر تماشا بن جائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں۔ ٹھیک ہے ابو، ہم لوگ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں گے، لیکن بچے… وہ ذرا رکی اور پھر اپنی بات ذرا آگے بڑھاتی ہوئی بولی، یہ تو محض اتفاق ہے کہ آج کی طرح اس روز بھی بچے اسکول گئے ہوئے تھے جب پہلی بار وہ مردہ نظر آیا تھا۔ اب اگر ان کی موجودگی میں وہ کبھی نظر آیا تو بچوں کے کانوں تک اس کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے، انہیں گھر سے باہر بھیج دینا چاہیے، یا… یہ کہنا جتنا آسان ہے اس پر عمل کرنا اتنا ہی آسان نہیں ہوگا، شگفتہ بیگم بولی۔ آپ سیدھا راستہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیسا سیدھا راستہ؟ ایسا کہ کسی پیر فقیر عامل کامل سے مل کر اس کی آمد کا سلسلہ ہی بند کرانے کی کوئی بات کیوں نہیں سوچتے؟ ارے اس سلسلے میں سوچنا کیا، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، مردہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہمارے گھر میں اس کی موجودگی 1000 شکوک و شبہات کو جنم دے گی، لہٰذا ہماری اب اولین کوشش تو یہی ہوگی کہ کسی بھی ترکیب سے اس کی آمد کو روکا جائے۔ اور پھر شاہد علی نے ایسا ہی کیا۔ کئی پیروں، فقیروں اور عاملوں سے ملنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ شہر میں جعلی پیروں اور نقلی عاملوں کی کمی نہیں، لیکن یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ ان کی جلد ہی ایک سچے بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے شاہد علی کی زبانی اس مردے کی ساری کہانی سن کر کہا، بظاہر یہ باتیں قصہ کہانی جیسی لگتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی شاطر اور چالاک آدمی آپ لوگوں کو پریشان کرنے کی نیت سے اس شعبدے بازی سے کام لے رہا ہے۔ سید صاحب، وہ شاطر اور چالاک آدمی کون ہے؟ کیوں ہمیں پریشان کرنا شروع کیا ہے؟ اور اس کی شرنگیز شعبدہ بازی سے ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟
उस आदमी के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस तरह दुश्मनों का सिलसिला और वसी होगा। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि वो क्यों आप लोगों को परेशान कर रहा है। और रही बात तदबीर की, तो अल्लाह की ज़ाते बाबरकत से उम्मीद है कि इसका कामयाब इलाज हो जाएगा। वो ज़रा रुके और आंखें बंद करके कुछ देर तक सोचते रहे, फिर आंखें खोलकर बोले, बच्चों को कोई हफ्ता 10 दिन के लिए घर से निकाल दें, किसी अजीज़ रिश्तेदार के घर पर पहुंचा दें। इस दौरान आप लोग अज़ खुद उसे मेहमान बुलाएंगे, तो हम भी ये तमाशा देखने आएंगे। ये क्या फरमा रहे हैं आप? शाहिद अली ने घबरा कर कहा। हम खुद उसे, उस मरदूद को अपने घर दावत देकर बुलाएंगे, जबकि आप ये भी इरशाद फरमा रहे हैं कि कोई तमाशा भी होगा। सैयद साहब इतना कहकर रुक गए थे। उनके चेहरे से उनकी घबराहट और परेशानी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था, जबकि दूसरी तरफ सैयद साहब के चेहरे पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। वो जब अच्छी तरह शाहिद अली की घबराहट का लुत्फ ले चुके तो गोया हुए, शाहिद साहब, अगर उस मुर्दे को बुलाएंगे नहीं तो दरपेश मसले का तस्वीर कैसे होगा? जब तक दोनों फरीक मौजूद ना हो, कोई मसला हो, कोई मामला हो, कहीं हल नहीं होता। और फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसके आने के बाद आप लोग वहाँ अकेले नहीं होंगे, मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा। अब शाहिद अली की बेचैनी कदरे कम हो गई थी और उन्हें ख्याल आया कि जो कुछ इस मामले में तय करना है सैयद साहब खुद तय करेंगे, और फिर मैं भला किसी गायब मुर्दे को कैसे बुला सकता हूँ? मेरे नाम पर बुलाएंगे वो भी, और जब आ जाएगा तो वही उससे सामना करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो जुमेरात का दिन था। सैयद साहब ज़ोहर की नमाज से फारिग होकर शाहिद अली के घर आए थे। आने के बाद उन्होंने एक नज़र घर पर डाली। ठीक है, छोटे बच्चों को तो आपने ग़ालिबन अपने ससुराल या ननियाल भिजवा दिया होगा, मगर बड़ा बच्चा कहाँ गया? शाहिद अली चौंके बगैर नहीं रहे थे। बड़े बच्चे से उनकी मुराद यकीनन अहमद अली से होगी, लेकिन इस सारे फसाने में तो अब तक उसका नाम कहीं भी नहीं आया था। ये उन्होंने अहमद अली का नाम लिए बगैर उसके बारे में क्यों पूछा? आपने बताया नहीं शाहिद जी कि आपका बड़ा बेटा कहाँ है? जी, वो अंदरूने सिंध हमारी थोड़ी सी ज़मीनें हैं जो काबिल काश्त हैं। अहमद अली उनकी देखभाल के लिए अक्सर वहाँ चला जाता है, अब वो वहीं है। सैयद साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। इत्मीनान से बैठने के बाद बोले, आने वाले मेहमान से पहले आप ज़रा मेरी मेहमानदारी कर लें। पानी का एक जग भरकर और एक गिलास ले आएं। शाहिद अली ने बीवी को आंख के इशारे से किचन की तरफ जाने को कहा था कि सैयद साहब बोल पड़े, बस पानी से भरा जग और गिलास लाओगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। शगुफ्ता बेगम पानी से भरा हुआ जग और गिलास ही ले आई। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अच्छा शख्स है, चाय बनाने की मुशक्क़त से बचा लिया। सैयद साहब ने अपने हाथ से गिलास में पानी उंडेला और ज़ेरे लब कुछ पढ़ा, फिर पानी में फूंक मारी और वो पानी बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 घूंट में पी गए। कुछ देर तक वो आंखें बंद किए खामोश रहे, फिर आंखें खोल दी। फिर शाहिद अली उनकी बेगम और बेटी को देखकर कहा, मेरी चंद बातें याद रखिएगा और उन पर उसी तरह अमल कीजिएगा जिस तरह मैं कहूँ। तीनों ने अपने सरों की जुम्बिश से यकीन दिलाया कि हम ऐसा ही करेंगे। सैयद साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि जब वो मुर्दा नमूदार हो जाए तो मेरे इशारे पर जिसको मैं कहूँ वो गिलास पानी का उठाकर उस मुर्दे के गिर्द इस तरह डाले कि वो उस हिसार के गिर्द गोया बंद हो जाए। तीनों ने फिर इस बात में सर हिलाया। मेरे और उसके दरमियान जो मुकाबले हों उनमें आप में से कोई भी दखल अंदाजी ना करे जब तक मैं ना कहूँ। एक बार फिर तीनों के सर हिले और उन्होंने इकरार किया कि वो ऐसा ही करेंगे। अब ज़रा ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर मुझे कोई ऐसी साफ सुथरी जगह दिखाइए जहाँ उस मुर्दे को बुलाया जाए और उससे मुलाकात की जाए। शाहिद अली ने बीवी और बेटी से कुछ खुसर फुसर की। उसके बाद उन्हें बंगले के लॉन की तरफ ले गए। यहाँ खासा बड़ा सहन था, पुख्ता और साफ सुथरा, ऊपर साइबान। यहाँ आकर और इस जगह को देखकर सैयद साहब बोले, हाँ, ये जगह बहुत मुनासिब है, जाइए वो पानी का जग और गिलास ले आइए। पानी का जग और गिलास आ गया तो वो खुद एक कुर्सी पर बैठ गए और उसके करीब रखी हुई मेज पर पानी का जग और गिलास रख दिया। आप लोग थोड़ा परे हटकर खड़े हो जाएं, कहकर उन्होंने गिलास में पानी डाला और जेब से तस्बीह निकालकर कुछ पढ़ना शुरू किया। ज़रा देर के बाद पानी के गिलास पर फूंक मारी और फिर अपने ऊपर भी। उसके बाद दोबारा वो कुछ पढ़ने लगे
अब की बार उन्होंने जग के पानी पर दम किया और उसके बाद उधर मुंह करके फूंक मारी जिधर घर के तीनों अफराद खड़े थे, और एक बार फिर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे और तस्बीह के दाने मुतहरिक हो गए। मुझे किसने याद किया है, क्यों बुलाया है? इस आवाज पर सैयद साहब ने अपनी आंखें खोल दी थी। सामने सहन के पुख्ता फर्श पर एक मुर्दा चितलेटे नजर आया। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो बिल्कुल तरोताजा मुर्दा दिखाई दे रहा था, जैसे बस अभी अभी दम निकला हो। तुम्हें शाहिद अली और उनके अहले खाना ने बुलाया है मेरे टुकड़े करने के लिए? अरे नहीं, सैयद साहब ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे टुकड़े करके अब उन्हें क्या मिलेगा, जबकि तुम पहले ही मर चुके हो, मुर्दा हालत में हो। इन लोगों ने तो तुम्हें मजाक में टुकड़े करने को कहा था, जबकि अब तो यह भी मालूम हो गया है कि तुम जिस तरह खुद ब खुद आते हो वापस भी खुद ब खुद चले जाते हो। फिर मुझे क्यों बुलाया है इन्होंने? अरे भाई, तुमसे एक तरह की रिश्तेदारी जो है, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम आते जाते रहो। फिर उन्होंने शाहिद अली को मुखातिब करके कहा, शाहिद जी, यहाँ आइए और अपने मेहमान का इस शरबत से मुंह मीठा कराइए, मगर मुझसे ये ना पूछिएगा कि मुर्दे को शरबत कैसे पिलाऊं। मुर्दा कुछ खाता पीता कब है? मेहमान की खातिरदारी तो हमारी पुरानी रीत रिवाज है। तुम इसके गिर्द गिलास का शरबत पतली धार में गिरा दो, इस तरह रिवायती अंदाज में मेहमानदारी हो जाएगी। शाहिद अली ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि मुर्दे की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया था। शाहिद अली ने खामोशी से गिलास उठाकर हस्बे हुक्म मुर्दे के चारों तरफ पानी का हिसार बांध दिया और खाली गिलास लाकर मेज पर रख दिया। सैयद साहब ने इशारे से उन्हें उनकी जगह वापस जाने को कहा। वो अपनी जगह वापस चले गए तो सैयद साहब ने मुर्दे को मुखातिब किया, शरबत दिल बहार कैसा लगा? अपने नाम की तरह बड़ा खुशगवार महसूस हुआ, अजीब ठंडक और दिल को फरहत पहुंचाई इसने। शुक्रिया कहकर सैयद साहब जरा रुके, फिर बोले, तुम कौन हो दोस्त, और इस घर में बिन बुलाए क्यों आ जाते हो? आपका सवाल जितना आसान है, उसका जवाब देना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है। फिर उसने एक लंबी ठंडी आह भरी, उसके बाद बोला, बस ये समझो कि मैं चिड़ी का गुलाम हूं, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। मेरी बागडोर जिसके हाथ में है, मैं उसी के इशारे पर नाचता हूं। ये तो मैं भी जानता हूं दोस्त कि तुम एक मुर्दा हो और जिंदा लोगों की तरह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो हैं कौन जो तुम्हें, मेरा मतलब है कि एक मुर्दे को आलायकार बनाकर कोई अपना मकसद पूरा करना चाहता है। और आखिर वो मकसद क्या है? ये सब कुछ तो मैं आपको नहीं बता सकता। एक हार्ट अटैक की वजह से मेरी मौत वाक़ई हो गई थी। अस्पताल वाले मेरा पोस्टमार्टम करना चाहते थे, मगर कुछ लोगों को इस बात पर एतराज़ था कि जब ये बात वाज़ेह है कि मौत हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से हुई है, तो मुर्दे को चीर फाड़ने की क्या ज़रूरत है। और इस बात पर वो बग़ैर पोस्टमार्टम के मुझे अस्पताल से ले गए, मगर वो मेरे लवाहिकीन नहीं थे, कोई और लोग थे जो मुझे अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी बातों से अंदाज़ा होता है कि तुम अपने मौजूदा हालात से खुश नहीं हो। कैसे खुश हो सकता हूँ? मरने के बाद तो कब्र ही मुर्दे की असल आरामगाह होती है, जिससे मुझे महरूम कर दिया गया है, और मसनूई तरीके पर मुझे मरने के बाद भी जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। मसनूई तरीके से तुम्हारा मतलब कि कोई तुम्हारे अंदर बदरू डालकर तुमसे हस्बे मंशा काम लेना चाहता है? जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, लेकिन मुझे इसका कोई सही अंदाजा नहीं। तुम्हारा अचानक रूनुमा होना और फिर एकदम से गायब हो जाना भी कुछ अजीब सी बात लगती है। इस बारे में तुम कुछ बता सकते हो? जी नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। ये बात मेरे लिए भी हैरानकुन है। अलबत्ता कहकर वो रुक गया। हाँ, बताओ, रुक क्यों गए? एक बार मैं कहीं से वापस गया तो वहां अपने आप को पहले से मौजूद पाया। मेरा मतलब है कि वहां मेरा मुर्दा जिस्म पहले से मौजूद था। अभी सैयद साहब ने उसकी बात पर कोई इजहार ख्याल नहीं किया था कि मुर्दा एकदम बेचैन नजर आने लगा। ओह कहता हुआ वो पहलू बदल रहा था। मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे वापस बुलाया जा रहा है, मगर मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा है? अब तुम यहां से उठकर नहीं जा सकते, सैयद साहब ने पुरएतमाद लहजे में कहा। लेकिन इस तरह तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो लोग मेरा हशर नशर कर देंगे। तुम वहां जाओगे तब ऐसा होगा ना,
जबकि यहाँ तुम्हारा कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। मगर मैं यहाँ कैसे रहूँगा, कब तक रहूँगा? अब तुम यहाँ नहीं बल्कि अपनी आखिरी आरामगाह में रहोगे। और सैयद साहब ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उन्होंने उसी खामोशी के साथ उसके कफन दफन का बंदोबस्त कर दिया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। गालिबन ये काम उनके मौकिलों के जरिए हुआ या फिर किसी रूहानी अमल के जरिए। चलिए, यह खतरा तो अब टल गया। अगले रोज शाहिद अली ने सैयद साहब के पास जाकर कहा, अब वो पुरस्रार मुर्दा दोबारा नहीं आएगा। वो मुर्दा तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि खतरा टल गया? जी, अब कैसा खतरा? मैं समझा नहीं। शाहिद जी, मुर्दा तो रास्ते से हट गया, मगर मुर्दे को भेजने वाला तो अभी तक मौजूद है। वो आपको और आपके अहले खाना को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई और तदबीर करेगा। आपका असल दुश्मन तो वो कब था? आपका दुश्मन तो वो है जो उस मुर्दे को भिजवाता था। शाहिद अली जरा देर तक खामोश रहकर सोचते रहे, फिर बोले, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे या मेरे अहले खाना को कोई क्यों नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। अमा शाहिद जी, आप बड़े भोले हैं। दुश्मनी के लिए दुश्मनों का होना ही जरूरी नहीं। दोस्त भी, अपने बेगाने भी कभी कभी दुश्मनों का किरदार अदा करते हैं। गोया आप ये कहना चाहते हैं कि ये काम कोई अपना ही कर रहा है? जी हाँ, ये कोई आस्तीन का सांप है। जहां आपने इतनी मेहरबानी की है, वहां मजीद करम नवाजी ये भी फरमा दीजिए कि उस आस्तीन के सांप का सर अजदहा बनने से पहले कुचल दीजिए। सैयद साहब ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ देर तक गौर व फिक्र करते रहे, फिर बोले, ऐसे मामलात में तीसरे फरीक का नाम पता नहीं बताया जाता, क्योंकि इस तरह नक्शे अमन का खतरा बढ़ जाता है। मैं आपसे वादा करता हूँ। शाहिद अली झट से बोले, उस दोस्तनुमा दुश्मन को मैं जवाबन कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि आप जैसा हुक्म फरमाएंगे उसके साथ वैसा ही सुलूक रवा रखूंगा। देखो भाई, जन, जर, जमीन के बारे में तो आपको मालूम ही है कि ये चीज़ें फसाद की जड़ हैं। इसीलिए हमारे मजहब ने इन फसाद की चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा है। आपके साथ भी यही मसला है। आपने कहा था ना कि अंदरूनी सिंध आपकी थोड़ी सी ज़मीनें हैं। हकीकतन वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत हैं, और खेती बाड़ी के ज़रिए उससे बहुत माकूल आमदनी होती है। शहर में भी जो आपकी अमलाक हैं वो भी उन्हीं ज़मीनों की तुफैल बनाई गई हैं। शाहिद अली ने हैरानी से सैयद साहब को देखा, क्योंकि इस बारे में उन्होंने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बताया था, और जबकि उन्होंने कोई बात गलत नहीं कही थी। आपका बड़ा बेटा जो ज़मीनों की निगरानी करता है वो आपका सौतेला बेटा है ना? यानी आपकी मौजूदा बीवी के पहले शौहर की औलाद है। सैयद साहब ने यह पूछकर शाहिद अली को हैरानी और परेशानी में मुब्तला कर दिया था, मगर साथ ही उन्हें यह सोचकर भी खुशी हुई थी कि अल्लाह का यह बंदा कोई मामूली शख्सियत नहीं। जी हाँ, आपकी सारी बातें 100% दुरुस्त हैं। उसकी नीयत अच्छी नहीं। वो आपकी सारी जायदाद और अमलाक पर बिला शिरकत गैर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है, और इस मकसद के लिए सब कुछ कर सकता है। उसने किसी सिफली अमल करवाने वाले का ताबुन हासिल कर रखा है। मुर्दे के जरिए आपको और आपके अहले खानों को परेशान करना भी उसकी शरारतों की एक कड़ी है। उसने चंद बहुत ही बुरे लोगों से दोस्ती कर रखी है। उन्हीं के बहकाने और वरगलाने पर वो आपकी तमाम जायदादों पर कब्जा करने के ख्वाब देखने लगा है। शाहिद अली जरा देर तक तो बुत बने बैठे रहे, फिर गोया बेदारी की हालत में वापस आते हुए बोले, सैयद साहब, अब आप ही फरमाइए, उसके साथ ऐसा क्या सलूक किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे? सैयद साहब ने हुंकारा भरा और गोया फिर मुराकबे में चले गए। शाहिद अली उनके जवाब का इंतजार करते रहे। थोड़े तवक्कुफ के बाद उन्होंने आंखें खोली, शाहिद अली की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। शाहिद जी, आपने सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर का तरियाक बन जाता है। जी हाँ, सुना है। तो आपके उस बेटे का भी, क्या नाम है उसका, अहमद अली। अहमद अली का यही इलाज है कि उसकी शादी अपनी बहन की बेटी जमीला से कर दें। शाहिद अली इस तरह उछले थे जैसे उन्हें बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और फिर उन्होंने कुछ बोलना चाहा था कि सैयद साहब उनसे पहले कहने लगे, मुझे मालूम है वो हसीन तरीन लड़की है और हुस्नो शबाब का एक अनमोल पैकर भी है। उसके लिए उसके वालिदैन किसी बहुत मोटी असामी की तलाश में हैं। फिर भला वो मेरे ओबाश बेटे से अपनी बेटी को क्यों ब्याहेंगे? आपके लिए ये इत्तला भी यकीनन चौंका देने वाली होगी।
सैयद साहब ने शाहिद अली के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, उस लड़के की दिली ख्वाहिश है कि वो उस अनमोल हीरे का मालिक बन जाए। उसने खुद उस लड़की से ख्वाहिश का इजहार किया था, तो उसने ये कहकर उसका दिल तोड़ दिया था कि ये मोर मसहूर की दाल, पहले कुछ बनकर तो दिखाओ, फिर अपनी दरख्वास्त भेजना। और अब वो जो आपकी पूरी दौलत हथियाना चाह रहा है, उसकी एक वजह उस लड़की का हुसूल भी है। शाहिद अली ज़रा देर तक गोया सकते की हालत में रहने के बाद फिक्रमंद लहजे में बोले, सैयद साहब, मैं अपनी बहन के घर अपने सौतेले बेटे के रिश्ते के लिए जाऊंगा तो क्या मेरी बहन मान जाएगी? हाँ, बशर्त यह कि आप थोड़ी कुर्बानी देने पर रजामंद हो। कैसी कुर्बानी? अगर आप अपनी बहन से ये कहें कि मैं तुम्हारी बेटी और दामाद के नाम अपना दुबई का रेस्टोरेंट और लग्जरी फ्लैट लिख दूंगा और वो दोनों वहीं रहेंगे और अपना कारोबार करेंगे, तो उनकी तरफ से इनकार के इम्कानात कम हो जाएंगे। शाहिद अली सोचने लगे। सोचिए मत शाहिद जी, इतनी कुर्बानी देकर अगर आप अपनी दीगर जायदाद और अपने अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं तो ये बहुत सस्ता सौदा होगा। और आपको ये भी बता दूं कि वो जमीला के आगे पीछे दुम हिलाता फिरेगा और किसी और तरफ देखने और सोचने के काबिल नहीं रहेगा। हुस्न और जवानी अच्छे अच्छों को कमज़ोर कर रही है। बेचारा अहमद अली तो बहुत कमज़ोर आसाब का नौजवान है। वो जिस नागन का डसा हुआ है उसी का जहर तरियाक बनकर आप सबको ख़तरे से महफूज रख सकता है। सैयद साहब ने यह जुमला शाहिद अली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।